Hello and welcome to class 11. Today we are covering vectors. We will solve question 12 with complete concepts. This will help you in your exams. Let's excel in mathematics together. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा आपके साथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा ख़ानदानी नारा। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। मेरे शहजादों, आज हम यूनिट 3 वेक्टर्स क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए साबित कर दीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 चीज़ें हैं जो आपने साबित करनी है। और 4 चीज़ों में ये बुनियादी तौर पर 4 अदद आपको थ्योरम्स दिए गए हैं जिन्हें आपने प्रूव करना है वेक्टर्स को यूज़ करके। आइए बिला देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। भाईजान, पार्ट 1। आइए पहले पार्ट 1 की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। पार्ट 1 में आपसे कहा क्या जा रहा है? पार्ट 1 में आपसे जो है वो कह रहा है कि इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स से मुराद ये होती है कि हमने सामने की जो साइड्स हैं ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड शेप को कहा जाता है। ठीक है बच्चों? और आगे कह रहा है आर कॉन्ग्रेंट। भाई, ये कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मेरे बच्चों कि इक्वल इन लेंथ। पहले हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं और फिर आपको थ्योरम भी समझ आ जाएगा। भाई, फिर पैरेलल क्या है? तीसरी चीज, एक चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज पैरेलल। पैरेलल से मुराद ये है कि दो ऐसी लाइंस जो बिल्कुल आमने सामने हो, एक दूसरे के पैरेलल चले और उनमें जो डिस्टेंस हो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मिलती नहीं है और अपना हमेशा सीधी ट्रेवल करती रहती हैं, चलती जाएं, तो इन अ पैरेललोग्राम। तो भाई, अब आपकी समझ में कुछ कुछ आना शुरू हो गया होगा कि इसमें आपसे बुनियादी तौर पर कहा क्या जा रहा है कि कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रैंडमली बनी हुई 4 साइडेड शेप हो और हमें सिर्फ ये पता हो कि उसकी आमने सामने वाली साइड्स की जो लंबाई है, पेयर की जो लंबाई है वो यानी कि लेंथ है, वो बराबर है, यानी कि पैरेलल है। जैसा कि आपसे ये सवाल में कह रहा है पैरेलल है, कहाँ गया ये रहा, वो आपस में पैरेलल हैं। तो भाई, वेक्टर का इस्तेमाल करके हमें ये साबित करना है कि भाई वो जो एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक अदद पैरेललोग्राम है। तो आइए भाई, साबित कैसे करेंगे? सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर भाई वो दो दो साइड्स दी हैं उसने आपको, एक और ये आ गया आपके पास दो। ठीक है बच्चों? भाई, ये हमने इनके तीर भी बना दिए। ये लीजिए, ये आ गए हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें सवाल में बताया गया है। मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से कुछ आ जाता है। एक्सरसाइज 3.1 यूनिट 3 की इसमें से कुछ ना कुछ आपके पेपर में ज़रूर आता है। तो भाई देखें, ये तो हो गई दो आपके पास पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, अब वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो ए है और ये जो बी है, ये हो गया ए बी। अगर ये ए बी है तो हमने कह दिया भाई ये आ गया ये सी डी। अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी आपकी पैरेलल है सी डी के। तो भाईजान, आपने करना क्या है? करना आपने ये है मेरा बच्चा कि अब भाई कुछ यहाँ से भी तो होगा ना। हमने इसको यहाँ से, ये देखिए, ये इसके साथ मिला दिया और ये जनाब, ये भी हमने इसके साथ मिला दिया। अब देखें, इसमें चूंकि थ्योरम में कुछ वर्डिंग्स वगैरह भी होती है तो मैं वहाँ यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। मैंने डायग्राम बना दी ताकि आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट आपको डायग्राम को देख के मिलता रहे। आपको जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी वो भी बता दी जो कि इस थ्योरम 1 में आपको दी हुई थी। अच्छा देखें, फर्ज कीजिए हमने कहा लेट कर लेते हैं कि ए बी सी डी, ठीक है, बी आ क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी। अब भाई, सपोज कर लिया कि ए बी, ठीक है, और डी सी। अब ये ए बी डी सी क्या है? ये रहा ए बी डी सी। ये आ गया ए बी आपके पास, ये देखिए ए बी, और ये आ गया आपके पास डी सी। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, ये आ गया आपके पास ए बी और डी सी। अच्छा, ए बी और डी सी जो है ये बी पैरेलल, ये एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, और लेंथ में भी इक्वल है।
जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, अब वेक्टर नोटेशन में हम अगर देखें तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर की जबान में जो है वो हम कहें तो इन वेक्टर नोटेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। देखें, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है और इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ जा रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में है और जो है एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ। ये तो आप बच्चे इस चीज़ से बखूबी वाकिफ हैं। अब इतनी बात तो मेरे बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा जो है वो थ्योरम है। तो भाई बच्चों, अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल है हमारे पास डी सी के। ये देखिए भाई, ये ए बी इक्वल होगा किसके? ये डी सी के। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा बच्चा, अब देखें ये जो पॉइंट ए है, हमने कहा कि भाई इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर बी है और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास सी है, और पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली क्या होगा? आपके पास डी। तो भाई हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में ये चीज़ सीखी थी कि ए बी का मतलब ये है कि हम बी में से माइनस कर देते हैं किसको? ए को। और बेटे सी डी का मतलब, डी सी का मतलब ये है कि हम सी में से माइनस कर देते हैं डी को। तो ये काम आपको मालूम है। अब हमने क्या करना है कि रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज टू प्रूव रिमेनिंग साइड्स मैच। ठीक है जी। तो अब करना क्या है आपने? तो बाय रीअरेंजिंग हम एल्जेब्रिक टर्म्स, ये जो एल्जेब्राइक टर्म्स है, इनको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में क्या करेंगे? देखिए, ये माइनस का डी है आपके पास, इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आइए, तो ये पॉजिटिव डी हो गया आपके पास। ये आ गया डी, पॉजिटिव पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का ए आप देख रहे हैं मौजूद है, तो ये आ गया माइनस ए। ठीक है जी। अच्छा, इक्वल टू, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर सी मौजूद है, तो पोजीशन वेक्टर सी। ये जो माइनस सी मौजूद है और ये बी आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव बी, इसको आप इक्वल टू के इस तरफ ले जाइए, ये बन गया आपका माइनस बी। अब बच्चा जरा गौर कीजिए कि ये डी माइनस ए किसके बराबर होगा? देखें, अगर ए बी बराबर है बी माइनस ए के, तो डी माइनस ए किसके बराबर होगा? तो भाई ये तो बराबर हो जाएगा सर ए और डी के, इक्वल टू। ठीक है जी। अब सिमिलरली अब जरा राइट हैंड साइड पर आ जाइए, तो सी माइनस किसके पोजीशन वेक्टर जो है वो सी माइनस बी किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा आपका बी और सी के। अब आप जरा तवज्जो दीजिए, आपके पास दो कंडीशंस यहां पर बन रही हैं, एक तो ये थी और एक तो ये थी। एक बन गई, एक दी हुई थी, और जो है वो बल्कि दोनों ही हमने जो है वो अपना इसकी बना दी कंडीशंस। अब यहां पर हमने कहा जनाब, सिंस कि ए डी इक्वल आ गया किसके? बी सी के। अब ये चीज़ क्या है? ये हमारे पास द सेकंड पेयर ऑफ, ये दूसरा पेयर है ऑफ ऑपोजिट साइड्स, जो कि है आपकी क्या? ए डी और बी सी। अब ये भी पैरेलल है, इस ऑल्सो पैरेलल। देखिए, ये देखिए, ये आ गया आपका जनाब ए डी। ठीक है, ए और ये डी, ये आ गया ए डी आपका, और ये आ गया आपका बी सी, ये आ गया आपके पास बी सी। अब जिस तरह मेरे बच्चों ये ए बी और डी सी, ये दोनों क्या थे भाई? ये ए बी और डी सी पैरेलल थे और इक्वल लेंथ थी, यानी कि इनकी सेम डायरेक्शन थी और इक्वल मैग्नीट्यूड था। तो यही चीज अब हम यहां पर भी मेंशन कर रहे हैं कि इज ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। तो जनाब ये चीज हमारी कंक्लूजन दे रहे हैं, हेंस द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और जो डी है इज मैथमेटिकली प्रूवन टू बी अ पैरालेलोग्राम। तो ये चीज़ आपने अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ कर दी। ये था आपका पहला थ्योरम। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको उसने कहा कि दो ऑपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की जो कि यहाँ पर मौजूद थी, क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको, एक ए और ये बी, अगर ये दोनों अपना एक दूसरे के ये कॉन्ग्रुएंट हैं और पैरेलल हैं। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? इक्वल इन लेंथ, इनकी लेंथ बराबर है और ये दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। पैरेलल बोले तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम है, बराबर। ये देखें, दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस यहाँ उतना ही डिस्टेंस यहाँ। ठीक है, तो ये मूव कर रही हैं। तो साबित कीजिए कि आपने ये साबित करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है,
चार साइडेड जो शेप है ये एक अदद पैरेललोग्राम है। तो भाई आपने जो है वो भाई ये दो जो पैरेलल थी ए बी और डी सी को आपने अकॉर्डिंग टू द थ्योरम आपने इसको पैरेलल ले लिया, ठीक है। और इक्वल लिया, इक्वल क्यों लिया? क्योंकि जो है वो सेम डायरेक्शन है और पैरेलल भी है। तो फिर इसके पोजीशन वेक्टर आपने रखे, इनको रीअरेंज किया आपने अलजेब्रिकली, ठीक है। तो ये बन गया ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये साइड भी जो है वो इनकी इक्वल आ गई और अपना लेंथ भी इनकी सेम आ गई। तो ये चीज़ साबित हो गया मैथमेटिकली कि ये एक अदद पैरेललोग्राम है। ये है आपका थ्योरम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम चलेंगे थ्योरम नंबर 2 की तरफ। दाखला सिर्फ क्लास में नहीं होता, दाखला एक नए मुस्तकबिल में होता है। जी मेरे शहजादों, अब आ जाइए पार्ट क्वेश्चन 12 के पार्ट 2। द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। भाई क्वाड्रिलेटरल का तो आपको पता लग गया कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी चार साइड्स होती हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल से ही मुतालिक एक थ्योरम है, आपसे कह रहा है इसमें कि एक क्वाड्रिलेटरल है और वो अगर सेंटर से उसको कट करते हैं तो उसका जो मिड पॉइंट है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट साइड से, तो जब वो बाइसेक्ट करेंगे यानी कि कट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है जी। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि बिल्कुल सेंटर का आपका हिस्सा। अब ये चार साइड वाली शेप की बात हो रही है और उसके आमने सामने वाली जो आपको चारों साइड्स, बल्कि मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा वजाहत से चीज़ें समझ आ जाए। भाई देखिए मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास एक अदद क्वाड्रिलेटरल, ये और फिर ये, ठीक है बच्चों। और ये अब स्क्वायर जैसा भी नहीं बनाना है ना इसको हमने, कि दिखने में जो है वो स्क्वायर लगे। अच्छा ये आ गया हमारे पास एक अदद क्वाड्रिलेटरल। अच्छा इस क्वाड्रिलेटरल क्यों है ये क्वाड्रिलेटरल? ये आ गया हमारे पास अपना क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि ये फोर साइडेड शेप है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा अब आप देखें कि ये जो आपको फोर साइडेड शेप इन्होंने दी है, तो अब आइए थ्योरम पे दोबारा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। भाई ये देखें, इसका कोई मिड पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा सर, कहाँ गया? ये रहा। भाई फर्ज करें ये रहा इसका जो मिड पॉइंट है, वो आपसे कह रहा है ये रहा, यहाँ पर हमने एक अदद ये मिड पॉइंट ले लिया, ये आ गया मिड पॉइंट। अब कह रहा है कि यहाँ से चले और यहाँ तक आए और फिर यहाँ से चले और यहाँ तक आ गए आप, ठीक है। तो भाई ये आप जहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट को, ये जिसको कि मैंने रेड मार्क कर दिया, ये क्या है? इसका मिड पॉइंट। दिस इज मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई आपके? तो ये जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो, तो जब आप ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को आपस में अपना स्ट्रेट लाइन के जरिए जो है वो मिला दिया, एक मिड पॉइंट ये आ गया इस साइड का, इस साइड का मिड पॉइंट ये आ गया, इस साइड का मिड पॉइंट ये आ गया और इस साइड का मिड पॉइंट आपके पास जो है वो ये आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए, ये चूंकि एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो भाई इसका कोई नाम भी होगा। तो हमने कहा ये ए है, ये बी है साइड, और ये आ गई सी, और ये आ गया आपके पास डी। भाई ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए। बी का क्या होगा? फर्ज कर लें बी। सी का क्या होगा आपके पास पोजीशन वेक्टर? सी। डी का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ठीक है जी। अब चलें, अब हम इस पे बाकायदा स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करते हैं। तो हमने कहा भाई फर्ज कीजिए लेट ए बी सी डी बी आ क्वाड्रिलेटरल। ये आ गया आपके पास क्वाड्रिलेटरल। मैं वर्डिंग वगैरह भी साथ इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप बच्चों जो है वो इसको नोट डाउन कर लें और अपने जहन में बिठा लें। वैसे तो थ्योरम समझ में आ जाएगा अगर आपके, तो फिर ये वर्डिंग आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो विद पोजीशन वेक्टर, भाई पोजीशन वेक्टर्स जो है वो इसके क्या हैं कि ए पोजीशन बी का बी, पोजीशन वेक्टर सी, और जो है वो डी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हमने कहा कि लेट कर लेते हैं, अब चूंकि मिड पॉइंट की बात हो रही है तो हमने कहा जनाब फर्ज कर लेते हैं कि ये जो पी और क्यू और आर और एंड एस विथ पोजीशन वेक्टर, विथ पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, पी का पी आ गया, क्यू आर और एस, बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई अब पी जो है वो किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो ये आ गया आपका ए पी, सॉरी, तो यहां पर आएगा आपके पास पी। ए बी का मिड पॉइंट आपने ले लिया, फर्ज कर लिया कि आपके पास पी है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ गया पी, ठीक है बच्चों। अच्छा, और बी सी, बी सी का
मिड पॉइंट आपके पास क्या है, क्यू। तो ये आ गया बी और सी का मिड पॉइंट आ गया आपके पास क्यू। ठीक है बच्चा। अच्छा जी, अब फर्दर आगे चलते हैं। सी और डी साइड। अब सी और डी साइड का मिड पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा जनाब, ये देखें आपने कहा पी क्यू आर, ये आ गया आपका आर। और सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आपका डी और ए का मिड पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, और इसको आपने कह दिया एस। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। और जनाब रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब तरतीब के साथ हमने ये इसके मिड पॉइंट भी गिनवा दिए। एक अदद खत तनसीब खींच लेते हैं यहाँ पर। तो भाई अगर ये पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पी और क्यू और जनाब आर और जनाब एस। दीज आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी डी और डी ए। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूले से तो आप वाकिफ होंगे भाई। मिड पॉइंट क्या होता है, आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन अगर मौजूद है तो उसका जो मिड पॉइंट आपने निकालना है, जैसे कि यहाँ है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपसे ये कहता है, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, कि एक्स प्लस वाई ओवर टू, दिस वन इज कॉल्ड द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मैंने वन टाइम यहाँ पर लिख दिया कि जो बच्चे भूल गए तो उनको याद आ जाए। अब हमने इसको यूज करना है। तो भाई देन हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, देखिए जी, अब मुझे मिड पॉइंट मालूम करना है पी, ये रहा पी, यानी पोजीशन वेक्टर, ये जो मिड पॉइंट है पी। तो इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, पी। ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, मिड पॉइंट, तो ये ए और बी, ए प्लस बी ओवर टू। एक बात हो गई। अच्छा जी, भाई अब देखें बी और सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू। तो इसका क्यू का पोजीशन वेक्टर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, देखिए बी और सी के, पोजीशन वेक्टर बी प्लस सी विच इज डिवाइडेड बाय टू। सिमिलरली ये जो आर है आपके पास, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, आर के लिए आप क्या करेंगे, सी और डी को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे। तो जनाब ये आ गया सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू। और बिल्कुल इसी तरह आखिर में आ गया भाई एस, तो पोजीशन वेक्टर एस। तो एस का मिड पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, आप डी में ए को ऐड कर देंगे। बहुत आसान सी लॉजिक है इसमें जो है वो, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर डी और प्लस ए विच इज डिवाइडेड बाय टू। ये आपने चारों मिड पॉइंट निकाल लीजिए। चार मिड पॉइंट निकालने के बाद अब आपको बुनियादी तौर पर जो चीज़ मालूम करनी है डेट इज ये है इसका मिड पॉइंट, जिसको कि हमने कह दिया एम। अब हमें एम मालूम करना है। अब यही बात हमें इस थ्योरम में कह रहा है कि ये साबित करो ये बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। ठीक है, अपोजिट साइड के यहाँ से जो मिड पॉइंट है, ये इसको देखें यहाँ पर इसकी बाइसेक्शन हो रही है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हमें ये पॉइंट्स मालूम करना है। ठीक है जी, अब हम जो है वो पॉइंट ये फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, हमने चार जो है वो मिड पॉइंट तो कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम मिड पॉइंट निकालते हैं जनाब, आइए नाउ वी फाइंड मिड पॉइंट ऑफ, ये देखें ये आ गया आपका पॉइंट पी और जो है वो आर। अब पी और आर का जो हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो बुनियादी तौर पे किसका मिड पॉइंट होगा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, जहां पर मैंने ये देखें पी और आर का मिड पॉइंट ये आ गया, जो रेड रेड आप देख रहे हैं ये रहा, और वो क्या है एम। तो भाई इसको हमने कह दिया एम वन। अब ये एम वन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, भाई देखें एम यानी कि एम वन मालूम करना है अगर हमने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट हमारे पास आप देखें थोड़ी सा, ये पी है और आर है। पी का पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, पी और आर, यानी कि पी और प्लस आपके पास आ गया आर विच इज़ डिवाइडेड बाय टू। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अच्छा बच्चा, अब आइए एम वन को हम मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पी, ये देखें पी, पी पी किसके बराबर है, ये रहा पी, पी बराबर है ए प्लस बी ओवर टू के। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पी को सब्सटीट्यूट किया ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है प्लस, फिर देखिए आर, अगला क्या है आपके पास पोजीशन वेक्टर आर। आर किसके बराबर है, आर बराबर है जनाब सी प्लस डी ओवर टू, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। तो यहाँ पर आप सी प्लस डी ओवर टू। अच्छा जी, ये फर्दर डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है इस टू से, तो डिवाइडेड बाय टू। अच्छा, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एम वन आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, टू, ये आ गया आपके पास टू। डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाता है। बोले तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, और ये जो डिवाइड है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन कल्टी पल्टी होएगा, तो ये हो गया वन ओवर टू। तो एम वन फाइनली आपके पास क्या आ गया, फाइनली आपके पास आ गया एम वन ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी डिवाइडेड बाय
टू को आप टू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4। भाई आपने M1 पता कर लिया माशाल्लाह, एक मिड पॉइंट निकाल लिया आपने। मैं पूरी स्टेपिंग के साथ कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब अगर P और R, ये रहा P और R का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, M, तो भाई Q और S का मिड पॉइंट क्या होगा, वो भी M ही होना चाहिए ना ये। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे, नाउ वी फाइंड मिड पॉइंट ऑफ Q और S, और इसको हमने कह दिया M2। भाई एक सेम तो नहीं ले सकते ना, तो M1 M2 बराबर हो जाएगा फाइनल, आखिर में जाके हमारा किसके, M के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब Q और S का मिड पॉइंट आपके पास क्या आएगा, तो भाई ये M2 आ जाएगा मेरा बच्चा आपके पास। अब Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये आ गया Q, प्लस S का पोजीशन वेक्टर क्या है, आप यहां देख रहे हैं S, तो डिवाइडेड बाय 2। भाई कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ साइड्स को आप डिवाइड कर देते हैं जब 2 से, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है, तो Q प्लस S डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब चूंकि इन टर्म ऑफ वेक्टर प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास पोजीशन वेक्टर ही होगा। अब यहाँ पर आपको एक्स वाई नहीं है आपके पास, तो जनाब एक अदद खत तनसीख को खींचे जाने की बड़ी अशद ज़रूरत पड़ चुकी है, और हमने मेरे शहजादों इसको खींच लिया। अब आपने क्या करना है, ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों M1। अब M2, अब M2 में आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, Q। क्यू किसके बराबर है, ये रहा जनाब, क्यू की वैल्यू है इक्वल बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर बी प्लस पोजीशन वेक्टर सी विच इज डिवाइडेड बाय 2, और फिर उसके बाद प्लस। अच्छा मेरा बच्चा, अब आप देखिए प्लस के बाद क्या है, एस। एस पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है भाईजान, डी प्लस ए ओवर 2 के बराबर है। तो ये आ गया डी पोजीशन वेक्टर डी प्लस ए विच इज डिवाइडेड बाय 2 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय होल्ड, जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो ये आ गया 2, हमने नीचे लिख दिया। तो मेरे बच्चों M2 हमारे पास क्या आ गया, हमने एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर जब हमारे पास सेम आ जाता है तो न्यूमिनेटर एज इट इज उतर जाता है, यानी कि बी प्लस सी और प्लस डी और प्लस ए विच इज डिवाइडेड को आपने मल्टीप्लाई किया, तो फ्रैक्शन हो गया आपका कल्टी पल्टी, 1 ऊपर और 2 नीचे। तो मेरा बच्चा M2 आपके पास क्या आ गया, बी। अच्छा इसको जरा हम अरेंज करके लिख लेते हैं ना इस स्टेप में। तो जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले ए प्लस बी और फिर प्लस सी और फिर मेरे बच्चों प्लस डी और डिवाइडेड बाय 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अच्छा जी, आपने M2 भी निकाल लिया खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, आपने दोनों पोजीशन वेक्टर जो है वो दोनों मिड पॉइंट आपने निकाल लिए। अब प्रूफ कैसे होगा ये, अब देखें आपके पास, तवज्जो दीजिए ज़रा कि अब कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं इसका। सिंस आप देख रहे हैं कि M1 बराबर आ गया किसके, M2 के, ये देखिए ये रहा आपका M1। M1 किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर 4। M2 ये आ गया आपका। M2 किसके बराबर है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब देखें M1 अगर जो है वो M2 के बराबर आया है, तो हम कहेंगे कि बोथ द लाइन सेगमेंट्स शेयर द एग्जैक्ट सेम पॉइंट, सेम, बल्कि पॉइंट को अगर हम करते हैं मिड पॉइंट तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम मिड पॉइंट पे काम कर रहे थे। सेम मिड पॉइंट, और वो सेम मिड पॉइंट कौन सा है आपका, ये रहा M। ठीक है जी, तो जनाब साबित हो गया, हेंस दे बाइसेक्ट ईच अदर, और इसके साथ ही ये प्रूफ हो गया। ये था मेरे बच्चों आपका थ्योरम नंबर 2, जो कि बहुत डिटेल्ड में तसल्ली से तशफ़ी से पूरी आपकी मैथमेटिकल और जो वेक्टर अपना अलजेब्रा है उसके मुताबिक आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये थ्योरम नंबर 2 भी प्रूफ करके दिखा दिया गया है, और मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ चुका होगा। अब हम थ्योरम नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो ये वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि अगले 10 सेकंड शायद आपका पूरा साल बदल दें। सही रहनुमाई जिंदगी बदल देती है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का अब हम तीसरा थ्योरम, जो कि कह रहा है कि मीडियन ऑफ आ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। भाई ये बड़ा मज़ेदार थ्योरम है, और आइए मैं आपको ये थ्योरम भी प्रूफ करवा देता हूँ। कह रहा है कि मीडियंस ऑफ आ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब करंट आ गया ना इसमें, इसका ये मतलब नहीं है इसमें से करंट गुजर रही है कहीं, ये मत सोच लेना। पहले ट्रायंगल बना देता हूँ एक, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। भाई ये देखिए, ये बन गया हमारे पास एक अदर ट्रायंगल।
ठीक है मेरे बच्चों, ये आ गया ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हमने कहा जनाब इसका ही पार्ट है ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा। ही पार्ट जो है वो आपके पास आ गया बी, तो भाई ये पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, बी। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि ओरिजिन पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ओरिजिन से यहाँ तक आ रहा है, तो ये ओ बी क्या होगा भाई, बी हो जाएगा आपके पास। और ये पॉइंट सी, तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर इसका जो है वो सी। अब इसमें आपसे कह रहा है मीडियंस। ये मीडियंस क्या होते हैं, मीडियंस आपको मैं बता देता हूँ। देखें, मीडियन से मुराद ये है आपके पास मेरे शहजादों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखिए ये मीडियन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक मीडियन हो गया। अच्छा जी, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक ये आ गया आपके पास दूसरा मीडियन, ये यहाँ तक आना चाहिए। मिड पॉइंट देख लो यार इसका ज़रा, कहीं ऊंची नीच ना हो जाए। अच्छा जी, और फिर यहाँ से लेकर ये आ गया ये तीसरा मीडियन। बात समझ में आ गई आप बच्चों के, भाई ये क्या है आपका, ये बोले तो मीडियन है। ठीक है, अब मीडियन होता क्या है, मीडियन जो है किसी ट्रायंगल के किसी एक कोने वर्टेक्स से, ये आ गया आपका एक अदद वर्टेक्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर देखें, ये आ गया वर्टेक्स, इसको कहते हैं हम वर्टेक्स। और ए बी सी, सिंगुलर के लिए वर्टेक्स और प्लूरल के लिए हम वर्टिसेस का वर्ड इस्तेमाल यूज करते हैं। तो किसी भी की ट्राइंगल के किसी एक कोना यानी कि एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड जो है वो उसके बिल्कुल सेंटर में, ये आ गया इसका सेंटर। ठीक है, मिड पॉइंट तक जो खींची जाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट होती है या लाइन होती है, उसको हम कहते हैं मीडियन। तो आपकी बात मीडियन तो समझ में आ चुका होगा। अब कॉन्करेंट का क्या मतलब है भाई, ये रहा। यानी ये कॉन्करेंट का ये मतलब ये नहीं है कि कौन को करंट लग गई है, कौन को करंट लग गई तो कौन तो पिघल जाएगी भाई। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पर मिलना। ठीक है, मैं और जो है वो जब्बार भाई और गफ्फार भाई, हमने एक प्लान बनाया कि फला जगह पर जो है वो हम इकट्ठे होंगे। अब उस पॉइंट पर जो है वो हम इकट्ठे हुए, तो वो कॉन्करेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ एक ही पॉइंट से गुजरना, अब वो कॉन्करेंट जो है वो आपका जो है वो पॉइंट ये है आपका। ठीक है, अच्छा अब आपसे कह रहा है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, भाई ये एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। किस पॉइंट से गुजर रहे हैं, एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, वो कॉन्करेंट पॉइंट जो है वो आपका क्या हो गया, ये रहा। देखें, साबित करना है भाई, यहाँ से गुजर रहे हैं, कर दिया, लकीरें खींच दी, लेकिन क्या करें मेरा बच्चा, वेक्टर को यूज करके हमें इसे प्रूव करना है। तो एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 मीडियंस बन सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि हमने 3 मीडियंस यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। इन अ ट्राइंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन आर ट्राइंगल। ठीक है, वी कैन क्रिएट ओनली 3 मीडियंस, जो कि हमने यहाँ पर बना दिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि वेक्टर की मदद से आप ये प्रूव करें कि ट्राइंगल के ये तीनों मीडियन हमेशा एक ही सिंगल कॉमन पॉइंट से होकर गुजरेंगे। ये रहा, इस सिंगल कॉमन पॉइंट से होकर हमेशा गुजरेंगे, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका पॉइंट सेंट्रॉइड, और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो भाई एक पॉइंट आपका जो है वो यहाँ से, ये अगर ए यहाँ से आया नीचे, देखें ए यहाँ से गुजरा तो ये हो गया G1, ये बी यहाँ से गुजरा तो ये हो गया G2, सी यहाँ से गुजरा तो ये हो गया G3, और मेजर पॉइंट क्या है, वो है आपका सेंट्रॉइड यानी कि जी। चलें आइए अब बगैर देर किए हम इसको प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट आपकी समझ में आ चुकी होगी, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए भाई। अब देखें, थोड़ा सा जो है वो हमें लिखना भी होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हमने कहा जनाब लेट कर लें, फर्ज कर लेते हैं कि द ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, हैव वर्टिसेस, एक तो आ गया आपके पास ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होएगा, ए। अच्छा भाई बी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होएगा, बी। ठीक है जी, और तीसरा क्या है सी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया सी। अब आपने कहा जनाब फर्ज कर लेते हैं हम, लेट डी, ई और एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स बी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली बिलतरतीब। अब जो हमने अभी तक बातें की वो हमने यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दी, तो ये समझ में आ जाती है, तो ये स्टेटमेंट्स लिखना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपसे अर्ज ये कर रहा है, हमने कहा कि फर्ज कर लें कि ये जो BC है ना आपके पास, BC साइड जो है इसका मिड पॉइंट क्या है, डी। यानी कि यहाँ पर आ गया आपके पास ये, देखें पॉइंट डी, अगर ये डी इसका मिड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आंख बंद करके डी लिखते हैं आप। अच्छा फिर आप, हमने कहा फर्ज कर लें ये CA जो है इसका मिड पॉइंट क्या है आपके पास, ई। तो भाई ये CA का मिड पॉइंट आ गया ये ई, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होएगा, ए ई। अच्छा बच्चा अब देखें ए बी, ए और बी का मिड पॉइंट आपके पास क्या बन गया, एफ। ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास एफ, और इसका पोजीशन वेक्टर होएगा एफ।
यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अगर पोजीशन वेक्टर भी पता लग गए तो भाई आपके लिए क्या इनके मिड पॉइंट मालूम करना कोई मुश्किल है? सर बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर भी हमने मिड पॉइंट जो है वो इनके पता कर लिए थे। ठीक है, तो आइए हम इसके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो भाई देखें आपके पास ये डी, इस पॉइंट को देखिए डी। भाई डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बन जाएंगे? तो डी आपका बराबर हो जाएगा, तो ये देखिए डी आपका इक्वल आ गया बी और प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, पोजिशन वेक्टर बी प्लस सी जो कि डिवाइड हो रहा है किससे? टू से। एक काम तो आपने ये कर लिया। अच्छा ई के आपके पास मिड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? ये रहा आपका ई। भाई ई के मिड पॉइंट हो जाएंगे, आपने क्या करना है? सी प्लस ए कर देना है, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय टू। ये आ गया आपके पास सी प्लस ए डिवाइडेड बाय टू। अच्छा एक और मेन चीज़ है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, पहले हम ये इसके मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें। अच्छा फिर हमारे पास एफ, पोजीशन वेक्टर एफ, मिड पॉइंट ऑफ एफ। अब देखें ये आ गया आपके पास एफ। अब एफ जो है इसके मिड पॉइंट आपके पास क्या हो जाएंगे जनाब? ये ए और ये आ गया आपके पास बी। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया ए प्लस बी ओवर टू। अच्छा अब ये जो मीडियन की डिवीजन हो रही है ना इसमें, तो ये हो रही है हमारे पास रेशो में। ठीक है, अब हमने जो है वो ये कहना है कि ये सेंट्रॉइड तक तो हमारी बात हो गई। अब ये हर मीडियन जो है ये आपका किस रेशो से? अब एक ये मीडियन है आपका, एक मीडियन आपका ये आ गया, ठीक है जी, और तीसरा मीडियन आपके पास जो है वो ये आ गया। ये जो आपके तीन मीडियन हैं, ठीक है, तो ये ऑल थ्री मीडियंस, ये तीनों मीडियंस आपके ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है जी, डिवाइड्स विद किस रेशो से डिवाइड हो रहे हैं? इन आ 2:1। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, ताकि हम इसके अंदर सेक्शन फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको हम फटाफट प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आपकी तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं G1 निकालेंगे, G2 निकालेंगे। हमने फाइंड करना है नाउ, वी फाइंड G1। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर जो है वो ए यहाँ से, ये लेंथ है आपके पास, ये देखिए ये यहाँ से गुजर के यहाँ तक आएगी, तो भाई इसका जो है वो मिड पॉइंट G1, भाई इसका G2 और इसका G3, और बताते खुद ये कौन सा पॉइंट है? सेंट्रॉइड, यानी कि आपके पास G। तो हमने क्या मालूम करना है? G1, G2 एंड G3। ये मैं पूरी कंप्लीट आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब आइए पहले पे, तो जाए पॉइंट G1। अब G1 जो है वो आपका कहाँ होगा? मीडियन AD, देखें ये रहा AD, ए और ये आ गया आपके पास D, ऑन मीडियन AD। ठीक है, और इसकी डिवीजन हो रही है किस रेशो से? 2:1। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। और वो जो रेशो हो रहा है वो हमारा 2:1 कहाँ से हो रहा है? ए से, फ्रॉम ए। यानी ये आ गया, देखें ये 2 और ये रेशो 1। बात समझ में आ रही है? देखें इसकी लेंथ देखिए और इसकी लेंथ देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ कम है और यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा है। तो आइए अब हम G1 जो है वो मालूम करते हैं। तो इस बच्चों हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा G1 के लिए? तो देखें G1 आपके पास इक्वल आ जाएगा अपना NA प्लस MB विच इज डिवाइडेड बाय M रेशो और N। अब भाई रेशो की आपके पास जो है वो वैल्यूज मालूम है कि 2:1 से ये डिवाइड हो रहा है। देखें यहाँ पर हमने आपको बताया था 2:1, यानी यहाँ पर M आपके पास क्या है? 2 और N आपके पास क्या है? 1। एक तो आपने ये वैल्यू इसके अंदर सब्सिट्यूट कर देनी है। अब आप AD के लिए काम कर रहे हैं, तो 0.1 आपके पास क्या है? AD। ठीक है जी, तो आ जाइए, वैल्यूज को हम इसके अंदर अब सब्सिट्यूट कर रहे हैं। अच्छा जी, N की जगह पर तो आ गया आपके पास 1, ये आ गया 1। अच्छा अब ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर ए का ए आ गया आपके पास, ठीक है, प्लस 2। M को आपने किससे रिप्लेस किया? 2 से। अच्छा जी, अब यहाँ पर B की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? D। तो ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर D, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे? 2 + 1 से। आपने इसको डिवाइड कर दिया, अच्छा, जो कि इक्वल आ गया। इक्वल फर्दर अब हम आगे मूव कर रहे हैं, ये हो गया A प्लस, और देखो बच्चों ये आ गया आपके पास 2। अच्छा D किसके इक्वल है? ये रहा D। D किसके इक्वल है जल्दी से बताइए? ये देखें D के लिए हमने काम किया था, D को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे A प्लस सी ओवर B प्लस सी ओवर 2। तो ये आ गया आपके पास, देखें B
प्लस C/2, और ये डिवाइड किससे हो रहा है? 3 से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो G1 हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू A प्लस, तो जनाब देखें ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास? B प्लस C डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपके पास 2। G1 आपने कैलकुलेट कर लिया। दिस वन इज योर G1। G1 को कैलकुलेट करने के बाद अब हम चलेंगे किसकी तरफ? G2 की तरफ। ठीक है, अब दूसरा काम हमने क्या करना है? दूसरा पॉइंट, अब हम पॉइंट मालूम करेंगे G2 ऑन मीडियन BE। ठीक है जी, और रेशो 2:1 से फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम बी से। बी क्या है आपका? ये रहा, ये आ गया आपका पॉइंट बी। ठीक है जी, तो यहां से हमने इसको मालूम करना है। अब बी ई की बात हो रही है, ये आ गया बी और ये आ गया आपके पास ई। अब बी से ई तक जाना है हमने बच्चों, ये आ गया बी ई, ये बी और ई। बात समझ में आ गई आपके? तो अब इसके लिए आपने भाई G2 आ गया आपके पास। अब G2 के लिए आपने क्या काम करना है बच्चा? G2 के लिए आप क्या करेंगे? अब देखिए रेशो तो जो है वो आप एक दफा मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए एन, एन की जगह आपने क्या पुट कर दिया? 1। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आप काम किस पे कर रहे हैं? बी और ई पे। तो यहां पर आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर बी और प्लस, और फिर उसके बाद 2, और पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास ई, जिसको कि आप डिवाइड कर देंगे किससे? 2+1। फर्दर ये इक्वल हो जाएगा, ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर बी, ये देखिए, और +2, ये आ गया +2। अच्छा ई किसके बराबर है? ये देख रहे हैं आप? ई, ये रहा ई। ई बराबर है C+A/2। रिप्लेस कर दीजिए, C+A डिवाइडेड बाय 2। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, और ये डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से। तो मेरा बच्चा फाइनली आपके पास ये क्या बन जाएगा? देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा देखें बी सी और ए, अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास क्या होएगा? ए प्लस बी और प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। अल्लाह अकबर, ये हो गया आपका मेरे बच्चों G2। देखें इक्वल आ गया। G1 और G2 की जरा सूरत हाल देखिए। G1 क्या आया आपके पास? A+B+C/2। G2 आपके पास क्या आया? A+B+C ओवर, सॉरी ये 2 नहीं है 3 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया था, यहाँ पर 2+1, ये आ गया आपके पास 3। इसमें करेक्शन कर लीजिए बच्चों, सॉरी मैंने 2 लिख दिया। अच्छा दूसरे के बाद अब आपने काम करना है भाई तीसरे नुक्ते पे। अब तीसरा क्या है आपके पास? सेंटर G3। तो भाई तीसरे पॉइंट पर आ जाइए। अब आप मालूम करेंगे जनाब पॉइंट G3 ऑन मीडियन, इस मीडियन पर, कौन से मीडियन पर? C और F पर, जिसका रेशो है 2:1। ठीक है, और कहां से? फ्रॉम C। आइए जनाब जरा पॉइंट सी कौन सा है आपका? अब आपने कहाँ जाना है? ये आ गया आपका पॉइंट सी। देखिए सी से जाना है आपने 1 की तरफ, और 2:1, तो ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 1। देखिए यहाँ से चले थे ये 2 और ये आ गया आपका रेशो 1। ठीक है, अब आपने मूव करना है। अब सी से आपने कहाँ तक जाना है? एफ तक, और आपको क्या पता लगेगा? G3। ठीक है, सेंट्रॉइड इसका क्या होगा? G3। तो उसके लिए जो है वो आप काम कर रहे हैं, तो G3 आपका बराबर हो जाएगा 1, और पोजीशन वेक्टर सी, सी और एफ है, और +2, और पोजीशन वेक्टर एफ जो कि डिवाइड हो रहा है किससे? 2+1 से, रेशो से, और ये इक्वल आ जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर सी आ गया आपके पास, और +2। एफ किसके बराबर है मेरे चंदा? एफ हमारे पास ये देखें, एफ बराबर है A+B/2 के। तो यहां पर आपने सब्सिट्यूट कर दिया A+B, पोजीशन वेक्टर A+B डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये फर्दर किससे डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है डिवाइड 3 से, और इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखें A+B+C अरेंज करके लिख लें, A+B और ये +C डिवाइडेड बाय 3। G3 भी आपने मालूम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये आ गया आपके पास G3, और G3 आपके पास क्या आ रहा है? A+B+C/3। देखो मेरा बच्चा अब जरा बात को समझो, इतनी डिटेल्ड में जाके इतनी तसल्ली से तशफ़ी से समझाने का मकसद ये था कि थ्योरम जो है वो आपकी समझ में आ जाए। अब देखें G3 को भी देखिए, तो G3 को आप देख रहे हैं, ये भी आया है A+B+C/3, A+B+C/3 G2, और G1 भी आ गया आपके पास A+B+C/3। अब देखें ये तमाम के तमाम, अब हम कंक्लूजन दे रहे हैं, सिंस G1 G2, G1 बराबर है G2 के, और ये बराबर है किसके? G3 के, और ये सब बराबर हैं किसके? भाईजान आपका मेजर पॉइंट क्या था? जी से गुजरे हैं, ये रहा सेंट्रॉइड जी, इस पॉइंट से गुजरे हैं, और ये सब इक्वल हैं। ठीक है, तो इज द सिंगल कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट जिसका के ताल्लुक है बिलोंगिंग टू ऑल 3 मीडियंस।
तो जनाब ये भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ कर दिया। और ये था आपका तीसरा थ्योरम के मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। याद रखिएगा, एक ट्रायंगल के अंदर तीन मीडियन ड्रॉ हो सकते हैं और वो तीनों जिस पॉइंट से गुजरते हैं वो कहलाता है सेंट्रॉइड। इंटरमीडिएट में जो है वो अपना जो आपका यूनिट है लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसमें जो है आप इससे मुतालिक सेंट्रॉइड के सवालात भी देखेंगे। और बड़े मज़े मज़े के सवालात हैं। अभी तो फर्स्ट ईयर को एंजॉय कीजिए। तो ये थ्योरम था और उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम भी आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का आखिरी थ्योरम, जो कि पार्ट 4 है, उसको प्रूफ करेंगे। कामयाब तालिब इल्म दूसरों से ज्यादा ज़हीन नहीं होते, वो सिर्फ सही वक्त पर सही उस्ताद चुन लेते हैं। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं। आखिरी पार्ट आपका बड़ा ही मज़ेदार है, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है। द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। आइए बच्चों, पार्ट 4 को अब हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ में आपको क्या कह रहा है, आपसे अर्ज कर रहा है कि एक अदद आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है भाईजान, ये बना दिया हमने। ये लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल से आप वाकिफ़ हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है कि जो जिसमें एक अदद आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ये आ गया आपका पॉइंट ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से यहाँ तक ए। ये अगर आपका बी है तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर बी। और चूंकि ये हमने कहा भाई ओरिजिन से जो है वो ड्रॉ हो रहा है, तो ये देखें, अगर मैं इस पे, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस और ये चला जाएगा हमारा कहाँ तक, ये देखें, ये बन जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास ओरिजिन। बात समझ में आ गई आपके? यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई इसका मिड पॉइंट जो है वो हाइपोटेनियस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनियस। ये रही आपकी, ये है आपकी लॉन्गेस्ट साइड। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं, टनाटन समझदार हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये हाइपोटेनियस का आपने सेंटर निकाल लिया। बिल फर्स्ट दिस वन इज द सेंटर, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस। अब ये भाई इक्वी डिस्टेंस क्या है? इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टाइसिस। अब वर्टाइसिस क्या है इसके? इसके वर्टाइसिस हैं भाई ए, बी एंड ओ। ओरिजिन से चल रहा है तो ये ओ हो गया आपके पास। ठीक है जी। अब आपसे जो है वो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। मुद्दा असल में शाहजादो ही हा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, इस पॉइंट से यहाँ तक का फासला, और फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का फासला, ये है आपका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ गई? तो भाई ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आपका। ठीक है जी। तो आपसे कह रहा है कि ये जो ओ से लेके ए तक का फासला, इस पॉइंट को हमने मिड पॉइंट है तो हमने एम कह दिया। ओ से एम तक का फासला, ए से एम तक का फासला और एम से बी तक का फासला जो है वो आपका, ये कह रहा है इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ जो है वो आपने क्या करनी है, साबित करनी है। तो भाई हमने क्या कहा, सवाल तो आपकी समझ में आ गया होगा, थ्योरम भी आपकी समझ में आ चुका होगा, माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चे हैं। तो आइए, हमने कहा भाई फर्ज कर लेते हैं कि लेट ओ ए बी, ये ओ और ए और बी, ठीक है, आ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक अदद क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और विद, जबकि इसमें क्या है कि जो राइट एंगल है, विद द राइट एंगल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। इसको हमने ओरिजिन पर सेंटर्ड किया है। ठीक है, और वो क्या है, ओ, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ। ठीक है जी। अब ए बी के भी हमने जो है वो लेट कर लिए हुए, पोजीशन वेक्टर ए का जो है वो ए है और बी का ए है। ठीक है। अब यह यहाँ पर काबिल गौर बात है एक, उसको जरा आप लोग समझ लीजिए। वो काबिल गौर बात ये है कि भाई ये ओ ए जो है ना, ये पॉइंट ओ ए परपेंडिकुलर है ओ बी के। तो हेयर ओ ए आपके पास जो पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन है, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ओ बी के। देखें, ये ओ ए और ये ओ बी, मैं दोबारा आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है तभी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये चीज हम देख रहे हैं। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो भाई इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, हेंस देयर डॉट प्रोडक्ट
इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो होगी इज एग्जैक्टली जीरो। ये बड़ी काम की चीज़ है इस पूरे थ्योरम के अंदर जो है वो, ये बात आपने याद रखनी है। और वो क्या है आपके पास कि भाई ए और बी इक्वल होगा किसके, जीरो के। इस ये मेजर इक्वेशन है आपकी। दिस वन इज योर मेजर इक्वेशन। कौन सी है, हमने इसको कह दिया इक्वेशन वन। भाई देखें, दो प्रोडक्ट होती हैं, एक होती है आपके पास डॉट प्रोडक्ट और एक होती है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक जो है वो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बराबर होती है वेक्टर एक एक का मैग्नीट्यूड डॉट बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है, और डॉट कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर थीटा को क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए या लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी, ये आ गया कॉस 90 डिग्री। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, अब कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जीरो के। तो भाई ये तो पूरा जीरो हो गया ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए, और ये आ गया आपके पास बी, और कॉस 90 डिग्री यानी कि जो है वो ये पूरा आपने सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बराबर है जीरो के। तो ये भाई ये डॉट जीरो आ गया आपके पास मेरा बच्चा। अब ये जीरो इन सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसकी भी मैंने आपको यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन जरा जल्दी जल्दी दे दी। वैसे हमने आगे जाके इसको पढ़ना है और फिजिक्स में तो आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास ये जो हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। एक हमने खत तनसीख यहाँ पर भी खींच ली। अब हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। अब भाई हमने कहा कि जो है वो फर्ज कर लीजिए, जैसे कि हमने इसको क्या कहा था, एम क्या है आपका, मिड पॉइंट। ठीक है, अब अगर एम मिड पॉइंट है इसका तो एम किसके बराबर हो जाएगा, भाई ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो एम बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी ओवर टू। यही करते आ रहे हैं हम अभी तक। तो हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द, इसको ऊपर ले जाते हैं, स्पेस चाहिए हमें, हाइपोटेनियस। ठीक है, और वो क्या है, ए बी। तो भाई मसला, बात क्या बन जाएगी हमारी कि ये जो पॉइंट एम है हमारे पास ये हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। ये भी बड़ी काम की चीज़ है। अब हमें ये मालूम करना है कि टू प्रूव दैट एम इज इक्विडिस्टेंट, यही प्रूव करना है ना, फ्रॉम ओ ए एंड बी। तो हमने क्या करेंगे कि वी कंप्यूट, हम कंप्यूट करेंगे इसे एंड एक्सपेंड, और एक्सपेंड भी करेंगे द स्क्वायर्ड डिस्टेंस सिस। अब वो क्या होगा, पहला डिस्टेंस देखें, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। पहला है हमारा कि स्क्वायर डिस्टेंस टू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बोले तो ओ, आ जाइए। याद रखिएगा कि हम कॉमन अलजेब्रा में अगर हमें ये टू का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाता है हमारे पास फोर, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारा मॉडुलस में आता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो भाई अब हम एम से लेके ओ तक चल रहे हैं। आइए पहले एम ओ देख लेते हैं, ओरिजिन से एम तक, ये जिसके ऊपर आप रेड पॉइंटर चलता हुआ देख रहे हैं। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ एक एक स्टेप आपको, ताकि किसी किस्म की भी मेरे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ये थोड़ा सा जरा लेंदी सा थ्योरम है लेकिन हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो भाई ये आ गया आपके पास एम और ओ, और ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि मॉडुलस ऑफ एम माइनस ओ, बल्कि सॉरी ये ओ माइनस एम हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ गया ना ये हमारे, तो ये आ गया ओ माइनस, और ये आ गया आपके पास एम। अब भाई इसका क्या मतलब है, और ये इसका स्क्वायर। सर अब मॉडुलस जो है वो जब हम रिमूव करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये हो जाएगा आपका एम डॉट एम, एम एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मल्टीप्लिकेशन चल रही है ना आपकी। अब ये एम एम किसके बराबर हो जाएगा, अब देखें एम आपने क्या मालूम किया है, ए प्लस बी ओवर टू। ठीक है, याद रखना आपने। तो ये हो जाएगा आपका ए और प्लस बी ओवर टू, और ये आ गया डॉट, और ये आ गया जनाब ए प्लस बी मेरे बच्चों डिवाइडेड बाय टू, और सिंपली आपका एम ओ होल स्क्वायर मॉडुलस का ये आपका इक्वल आ जाएगा। अब देखो मेरे बच्चों, ए प्लस बी को ए प्लस बी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन चूंकि हम वेक्टर अलजेब्रा में काम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ए के स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू और ए डॉट बी और प्लस बी मॉडुलस स्क्वायर, और ये हो गया डिवाइडेड बाय जनाब टू को आपने टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास फोर। अच्छा जी, अब देखें ये ए डॉट बी किसके बराबर है,
ए डॉट बी, इक्वेशन 1 कहाँ गई, ये रही आप, ए डॉट बी, ठीक है, ये किसके बराबर है, 0 के। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था इसको कि इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो मेरा बच्चा आपके पास नया कंडीशन भी दे दी कि सिंस ए और बी की जो डॉट प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 0, इसमें प्लेस कर देंगे तो एम ओ के मॉडुलस का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो गया आपके पास पोजीशन वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस पोजीशन वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो आपने भाई पहला स्क्वायर डिस्टेंस आपने मेरे बच्चों पता कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर हाईलाइट। एक चीज़ आपने पता कर ली। अब आपने इस तरह के दो और निकालने हैं, पता करना है। आइए अब दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने जनाब नाउ आप मालूम करेंगे स्क्वायर डिस्टेंस टू द, यहाँ टू वर्टेक्स ए। अब वर्टेक्स ए के लिए आपने काम करना है। अब वर्टेक्स ए के लिए जब आप काम करेंगे मेरे बच्चों, तो वो काम आपका कैसा होएगा, वो काम आपका ऐसा होगा कि आप एम से आएंगे ए की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया इसके मॉडुलस का होल स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा जनाब, इसका ए का पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास ए, और माइनस कर देंगे इसमें से आप पोजीशन वेक्टर एम, मॉडुलस स्क्वायर। और ये पूरा टोटल ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए की जगह तो आपने सब्सिट्यूट कर दिया ए, माइनस एम किसके बराबर है आपका, ये रहा एम आपके पास है ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब ये इक्वल किसके आएगा, अब ये बल्कि हम यहाँ नीचे काम कर लेते हैं, तो ये एम ए मॉडुलस होल स्क्वायर ये आपका इक्वल आ जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम लिया तो ये हो गया आपके पास 2। अच्छा ये पूरा आपका स्क्वायर चल रहा है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये आ गया आपके पास 2, एलसीएम लिया तो आ गया मेरे बच्चों आपके पास ये आ गया 2, और ये मॉडुलस भी हमने दीवारें भी खड़ी कर दी, और ये इसका स्क्वायर है, ठीक है जी। अब देखें 2a से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये हो गया आपके पास 2a, और माइनस 1 को आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, पोजीशन वेक्टर ए, ठीक है, और माइनस पोजीशन वेक्टर बी। यहाँ पर माइनस है ना, ये -1 अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स की साइन को चेंज कर देगा। अच्छा जी अब देखें आपके पास जब आप इस स्क्वायर को रिजॉल्व करेंगे और मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी कि ए माइनस बी और जनाब डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी, बल्कि पहले एक स्टेप हम इसमें मैंने ये डायरेक्ट कर दिया 2a में से a माइनस कर दिया, तो आप बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो एक स्टेप मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 2a में से आपने एक a को माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर a, ठीक है, और माइनस पोजीशन वेक्टर b, और ये मॉडुलस, और ये आ गया इसका स्क्वायर। अब मैं ज़रा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि हम नीचे अपना काम सहूलत से कर सकें। अच्छा बच्चा अब देखिए यहाँ तक हमारा काम हो गया, ये एक अदद ख़त तनसीख भी खींच लेते हैं हम यहाँ पर। जी बच्चों अब देखें ये एम ए मॉडुलस का स्क्वायर, अच्छा ए माइनस बी, और ये डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर जो है वो इन दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम अ, इसको कैसे जो है वो लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ए माइनस पोजीशन वेक्टर बी और डॉट, और पोजीशन वेक्टर ए माइनस पोजीशन वेक्टर बी और डिवाइडेड बाय जनाब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 4। तो एम ए मॉडुलस का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल आ जाएगा। देखें अब a माइनस बी और a माइनस बी, अब ये डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है हमारे पास, तो अगर हम देखें ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, तो a मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर, और फिर आ गया आपके पास अपना a स्क्वायर के बाद माइनस का हमारे पास आता है 2a भी, ठीक है, तो ये आ गया -2, और ये a और डॉट b, ठीक है बच्चों, और प्लस ये b का स्क्वायर जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से। जी जनाब एम ए मॉडुलस होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस पोजीशन वेक्टर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। सर ये कहाँ चला गया, ये ए भी 0 के बराबर था, तो जब हम 0 को सब्सिट्यूट करेंगे तो ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब हमारा देखें दूसरा भी हमने स्क्वायर डिस्टेंस फाइंड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये आ गया आपका सेकंड स्क्वायर डिस्टेंस, और ये भी सेम आया, ठीक है जी। अब हम तीसरी और आखिरी स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अब थर्ड में आपने क्या काम करना है, तीसरा काम, अब आप स्क्वायर डिस्टेंस मालूम करेंगे टू वर्टेक्स बी। अब वर्टेक्स बी की बारी है, तो उसमें भी आपने यही काम करना है मेरे बच्चों। तो उसके लिए आप क्या करेंगे जनाब, एम और बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर बी माइनस
और पोजीशन वेक्टर m के, और ये इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों आपका एम बी मॉडुलस होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा आपका, आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा जी, बी तो आपका एज इट इज आ गया, और फिर आपके बाद माइनस एम किसके बराबर है, ये रहा, ये देखिए, ये रहा आपका एम, मिड पॉइंट हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं इसके, तो ये आ गया ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय 2, और ये मॉडुलस का होल स्क्वायर। फर्दर मूव करते हैं हम आगे, तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा जनाब, एलसीएम ले लीजिए। जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आ गया एलसीएम में 2 को आपने बी से मल्टीप्लाई करना है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2b और माइनस पोजीशन वेक्टर ए और माइनस पोजीशन वेक्टर आपका बी, और ये आ गया इसके मॉडुलस का आपका होल स्क्वायर। अच्छा बच्चा, अब आपके पास ये एम बी की मजीद जो है वो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये वेक्टर अलजेब्रा में स्क्वायर आपका हमेशा मॉडुलस में आता है, मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। आपने 2b में से आपने एक b माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये b माइनस ए, तो b और माइनस a जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, और जनाब ये आ गया आपके पास स्क्वायर में। तो मेरे बच्चों एक अदद यहाँ पर हम पहले खत तनसीख यहाँ पर खींच लेते हैं, ये हमने खींच ली, और अब हम बाकी काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखो मेरा बच्चा, अब हम मॉडुलस और स्क्वायर है, तो ये एम बी मॉडुलस होल स्क्वायर ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, b माइनस ए और डॉट, और b माइनस ए स्क्वायर है, हमने 2 दफ़ा लिख दिया इसको, और डिवाइडेड बाय, अब 2 का स्क्वायर भी होगा तो पॉजिटिव 4 आ जाएगा हमारे पास। तो बाकी हमारी स्टेपिंग अल्हम्दुलिल्लाह वही है जो हमने पिछले 2 में की है। तो अब ये b माइनस है, यानी कि जो है वो b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर b के मॉडुलस का होल स्क्वायर और -2, और ये आ गया वेक्टर b, और आपके पास आ गया डॉट पोजीशन वेक्टर a और प्लस और मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे मेरा बच्चा, 4 से। आप जब डिवाइड करेंगे तो अगले स्टेप में तो ये आपका यहाँ पर b डॉट है या a डॉट है आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास एम बी इक्वल टू, मैं आपको ये भी चलें करके दिखा देता हूँ कि ये स्क्वायर -2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट, और ये जो है वो b, और जनाब प्लस पोजीशन वेक्टर a के मॉडुलस का स्क्वायर विच इज़ डिवाइडेड बाय 4। अब 0 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले हमने a को ले लिया एक तरतीब से, तो पोजीशन वेक्टर a के मॉडुलस का होल स्क्वायर और जनाब प्लस पोजीशन वेक्टर b के मॉडुलस का होल स्क्वायर विच इज़ डिवाइडेड बाय 4। जनाब ये था हमारा तीसरा स्क्वायर डिस्टेंस, और तीनों स्क्वायर डिस्टेंस आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो अब देखिए इसका कंक्लूजन दे रहे हैं हम कि सिंस के एम ओ मॉडुलस स्क्वायर स्क्वायर डिस्टेंस ये आपके पास इक्वल आया, किसके इक्वल आया, एम ए के, जो कि आपने अभी ये निकाला एम ए, ठीक है, और ये आ गया आपका इक्वल, तीसरा आपने अभी निकाला स्क्वायर डिस्टेंस टू वर्टेक्स बी, यानी कि एम बी, ठीक है। तो ये प्रूविंग दैट द मिड पॉइंट ऑफ द hypotenuse is equidistant from all 3 vertices। और ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपना थ्योरम 4 भी आपने माशाल्लाह से प्रूफ कर दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपकी समझ में भी आई होगी, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी इतनी, आपको स्टेप बाय स्टेप इनके कॉन्सेप्ट्स और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा ने बताई, और इस यकीन के साथ कि ये तमाम चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।